नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। देखिए, भारत का भूगोल जिसमें हम भारत की अवस्थिति के बारे में, भारत के भू आकृति प्रदेशों के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में, भारत के अपवा तंत्र के बारे में, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, संचार, उद्योग आदि सभी बिंदुओं पर या विषय वस्तु पर हम अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं, चाहे हम भारत के भूगोल की बात करें, चाहे हम अन्य किसी भी राज्य या देश के भूगोल की बात करते हैं, तो सबसे पहले उस देश या उस क्षेत्र की सामान्य जानकारी होना जरूरी है। और इसीलिए भारत के भूगोल की शुरुआत करने से पहले हमें भारत के सामान्य परिचय की जानकारी होना जरूरी है। अब सामान्य परिचय में क्या क्या हम लोग अध्ययन करते हैं, क्या हमें अध्ययन करना चाहिए, तो यदि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले तो किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र का नामकरण कैसे हुआ है, उसका नाम क्यों रखा गया है, किस आधार पर रखा गया है, क्या उसके पीछे कोई भौगोलिक विशेषता रही है या उसके पीछे कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। तो इसीलिए हम भारत के भूगोल का अध्ययन करने से पहले एक बार हम भारत की सामान्य जानकारी का अध्ययन करें, जिसमें हम भारत के नामकरण को लेके, भारत की वर्तमान जो है प्रशासनिक या राजनीतिक स्थिति है उसका भी हम अध्ययन करेंगे कि भारत जो कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक विशालता विविधता वाला जो देश है, इस देश की वर्तमान प्रशासनिक या राजनीतिक स्थिति क्या है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि कई बार हमें सामान्य जानकारी वर्तमान में जो परीक्षा प्रणाली है, जो परीक्षा पैटर्न है, जिसमें किसी भी विषय वस्तु को वर्तमान के साथ करंट से जोड़ के जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस जो हमें करंट के आधार पे पूछे जाते हैं, चाहे वह अवस्थिति को लेके हैं, चाहे वह विस्तार को लेके, तो ऐसे कई प्रश्न जो भूगोल से संबंधित हैं या भारत के भूगोल से संबंधित हैं, वहां हमें सामान्य जानकारी से ही स्पष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए हम आज शुरुआत कर रहे हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले भारत की सामान्य जानकारी यानी कि सामान्य परिचय की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का सामान्य परिचय। यह जो हमारा भारत, जिसे हम इंडिया भी कहते हैं, कि भारत या इंडिया का सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के नामकरण की। किसकी बात करते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ या किस प्रकार से किया गया। अब देखिए, प्राचीन काल से हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि सामान्य जानकारी में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, वर्तमान जो विषय वस्तु है उसको आधार बना के हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसीलिए हम यदि भारत के नामकरण की बात करें तो सबसे पहले हम प्राचीन काल से शुरू करते हैं कि प्राचीन काल में भारत को क्या कहा जाता। तो भारत जो है वह ऐतिहासिक दृष्टि से एक बात करें तो आर्यों का निवास क्षेत्र था, और इसीलिए भारत को प्राचीन काल में आर्यावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता? आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यों का निवास क्षेत्र होने के
कारण भारत को प्राचीन काल में आर्यावर्त कहा जाता था। कई बार प्रश्न आता है कि भारत को प्राचीन काल में क्या संज्ञा दी गई थी, तो प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह आर्यों का निवास क्षेत्र है। और जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो कई बार हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि भारत आर्यों का मूल स्थान है। लेकिन कई जो है इतिहासकारों ने यह कहा कि आर्य बाहर से आए, चाहे आर्य बाहर से आए चाहे आर्य भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन प्राचीन काल में आर्यों का निवास क्षेत्र होने के कारण भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। क्लियर हो गया? लेकिन प्रश्न है कि वर्तमान में जिसे हम भारत कहते हैं, तो भारत शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ है या भारत शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां किया गया है? तो देखिए, भारत शब्द का सबसे पहला उल्लेख पुराणों के अंतर्गत किया गया है। और पुराणों में जो हमारा वायु पुराण है, वायु पुराण में सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। यदि आपसे पूछ भी लिया जाए कि भारत शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां हुआ है, तो भारत शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां हुआ है? पुराणों के अंतर्गत हुआ है। और पुराणों में भी कौन से पुराण के अंतर्गत हुआ है? वायु पुराण के अंतर्गत मिलता है। अब देखें, वायु पुराण के अंतर्गत जो है भारत शब्द का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो देखिए, वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र था जिसका नाम था भरत, और भरत के नाम पर ही इस भूभाग को क्या कहा जाता था? भारत कहा जाता था। क्योंकि हमें हर एक प्रश्न में भी जो भी हम पढ़ें उसका हमें कारण पता होना चाहिए, और यदि हमें कारण या कॉन्सेप्ट पता है तो हमें हर चीज याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको यह क्लियर हो गया कि भारत को आर्यावर्त क्यों कहते थे? क्योंकि भारत आर्यों का निवास क्षेत्र रहा है। और भारत शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वायु पुराण में कहा गया है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र था जिसका नाम था भरत, और भरत के नाम पर ही इस पूरे भूभाग को क्या कहा जाता था? भारत कहा जाता था। तो देखिए, वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस भूभाग को भारत कहा गया।
और यही कारण है कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। क्लियर हो गया? लेकिन वायु पुराण के अलावा ऋग्वेद में भी भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऋग्वेद काल में भी इस भूभाग को क्या कहा जाता था? भारत कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ऋग्वेद काल में एक प्रमुख जन था भरत, और प्रमुख जन जो भरत था, भरत के नाम पर ही इस भूभाग को क्या कहा गया? भारत कहा गया है, या इस भूभाग का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया। ऋग्वेदिक काल में प्रमुख जन भारत के कारण इस भूभाग का नाम भारत रखा गया। यह भी क्लियर हो गया? यानी कि वायु पुराण में भी भारत शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन वहां पर एक राजा के नाम पे भारत रखा गया था, जबकि ऋग्वेद काल में जो भारत रखा गया था उसके पीछे कारण था प्रमुख जन, कि ऋग्वेद काल में 5 प्रमुख जन थे। उन प्रमुख जनों में एक जन कौन सा था? भरत था, और भारत के कारण ही इस भूभाग का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया। क्लियर हो गया? इसके बाद यदि हम बात करें बौद्ध काल की, तो बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप की संज्ञा दी गई थी। क्या दी गई थी? जम्बू द्वीप की। बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप की संज्ञा दी गई। यानी कि जम्बू द्वीप किसे कहा गया? तो जम्बू द्वीप शब्द जो है यह भारत के लिए ही प्रयुक्त किया गया, लेकिन कौन से कालखंड में? बौद्ध काल में। तो आपसे पूछा जा सकता है बौद्ध काल में जम्बू द्वीप किसे कहा जाता था? भारत को। या फिर पूछा जाता कि भारत को जम्बू द्वीप की संज्ञा किस काल में दी गई थी? तो बौद्ध काल में दी गई थी। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गया? इसके बाद यदि बात करें मध्यकाल में, तो देखिए मध्यकाल में जो है अरबी और फारसी यात्री आए, जिन्होंने भारत की यात्रा की, और यात्रा करने के बाद उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में, अपने जो है लेखन में, अपनी रचनाओं में भारत के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वह था हिंदुस्तान। यह भी कई बार पूछा जाता है कि अरबी और फारसी यात्रियों ने या इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? तो उन्होंने किस नाम से संबोधित किया? हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि भारत को हिंदुस्तान जो है नाम किसने दिया? तो अरबी और फारसी इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया। तो देखिए मध्यकाल में, कब? मध्यकाल में मध्यकाल में फारसी जो कि कहां से आए थे? ईरान से, ईरानी तथा अरबी
इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। यानी कि मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान कहा जाता था। और किसके द्वारा कहा गया? अरबी और फारसी यात्री जो भारत आए और भारत में जो उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। अब प्रश्न आता है कि इसका नाम हिंदुस्तान क्यों रखा गया? तो इसके पीछे भी कारण है, वह है भौगोलिक कारण कि अरबी और फारसी यात्री या जो इतिहासकार थे उन्होंने सिंधु नदी को हिंद नदी कहा और हिंद नदी के आसपास का क्षेत्र या हिंद नदी के पूर्व का भाग क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। तो इसीलिए ध्यान रखना, मध्यकाल में फारसी या अरबी इतिहासकारों ने जो इसे हिंदुस्तान नाम दिया वह एक धर्म विशेष के नाम पे नहीं है, बल्कि एक भौगोलिक एक नदी के नाम पे इन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। फारसी तथा अरबी लोग सिंधु नदी को हिंद नदी के नाम से जानते थे और हिंद नदी के पूरब का जो भाग है वह क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। और इसीलिए फारसी और अरबी यात्री भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते थे। क्लियर हो गया? इसके बाद यूनानी और रोमन इतिहासकार भी आए और यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का उल्लेख किया। क्योंकि जब हम भारत के इतिहास संविधान का उल्लेख पढ़ते हैं या भारत के संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भारत के संविधान में दो नाम स्वीकृत है, एक भारत और दूसरा इंडिया। तो जो भारत है इसको तो हम जोड़ते हैं किससे? प्राचीन काल से, कि वायु पुराण में या ऋग्वेद काल में इसे भारत कहा जाता था। लेकिन जो इंडिया शब्द है यह शब्द यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने दिया। तो इसीलिए पूछा जा सकता है कि भारत को इंडिया किसने नाम कहा? तो यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने भारत को इंडिया नाम दिया। यूनानी तथा इतिहासकारों ने भारत को इंडिया नाम दिया। क्लियर हो गया? इंडिया किसने कहा था? तो यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने कहा। अब कई बार हमें इंडिया शब्द भी पूछा जाता है कि इंडिया जो शब्द है यहां किस भाषा से बना है या इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो जो इंडिया शब्द है इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के इंडोई शब्द से हुई है। किससे हुई है? इंडोई शब्द से हुई है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी या
ग्रीक भाषा के इंडोई शब्द से किस हुई है? इंडोई शब्द से हुई है। क्लियर हो गया? लेकिन रोमन इतिहासकारों ने इसे भारत या को इंडिया क्यों कहा? तो इसके पीछे है कि रोमन वासी जो है सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? इंडस। और सिंधु यानी जो इंडस नदी थी, इसके पूरब का जो पूरा क्षेत्र था उसे क्या नाम दिया गया? इंडिया नाम दिया गया। तो अब यह भी क्लियर होना चाहिए कि यूनानी लोगों ने जो है इसको इंडिया कहा, इसके पीछे कारण क्या था? इंडोई शब्द था। इंडोई शब्द से जो है इंडिया बना है। यह कौन कहते हैं? यह यूनानी या ग्रीक लोग कहते हैं। लेकिन रोमनवासी ने इसको इंडिया क्यों कहा? इसके पीछे कारण क्या है? रोमनवासी सिंधु नदी को इंडस के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? इंडस। और इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूभाग को इंडिया कहा गया। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इंडिया जो शब्द है यह भी एक तरह से भूगोल की ही देन है कि रोमनवासी सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे और इंडस नदी के जो पूरब का जो भाग था वह भूभाग क्या कहलाया? इंडिया कहलाया। और इसीलिए भारतीय संविधान में भारत के दो नाम स्वीकृत किए, एक भारत और दूसरा कौन सा है? इंडिया। यह भी कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में दो नाम स्वीकृत है। कौन कौन से हैं? एक तो भारत है तथा दूसरा कौन सा है? इंडिया। अब आपको यह पूरा क्लियर हो गया कि भारत को संविधान में भारत या इंडिया क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या कारण थे। क्लियर हो गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार हम जब एनसीईआरटी की किताबें या भूगोल विषय की किताबों का अध्ययन करते हैं तो एक बहुत बार प्रश्न आता है कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। क्लियर? तो देखिए, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है यह भी क्लियर होना चाहिए। आकार की विशालता एवं
विविधता के कारण भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा, यह भी कई बार आता है कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो इसके पीछे कारण कौन सा है? इसके पीछे कारण है भारत के आकार की क्या है? विशालता, और दूसरी क्या है? विविधता। तो अब जब भारत का आकार और विशाल है, विविधता है, इसलिए हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो प्रश्न यहां से एक और बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस किस को शामिल करते हैं? तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में एक तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, ये इसके अलावा किस किस को शामिल करते हैं? एक तो पाकिस्तान को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? पाकिस्तान को। इसके अलावा नेपाल को, और किसको शामिल करते हैं? भूटान को, और बांग्लादेश, और श्रीलंका। यानी भारत का भौगोलिक क्षेत्र, इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, यह पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो कि आकार में विशाल है और विविधता लिए हुए हैं, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका को आदि को शामिल किया जाता है। क्लियर हो गया? अब भारतीय उपमहाद्वीप भी आपको क्लियर हो गया। तो भारत क्या है, यह भी, यानी भारत का नामकरण कैसे हुआ, इसे इंडिया क्यों कहा गया, या भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा किसे दी गई। अब कई बार यहां से बहुत अच्छे से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का में शामिल नहीं है। तो देखिए, हमें भारतीय उपमहाद्वीप में जब भी पूछे जाए, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, यह भारतीय उपमहाद्वीप के भाग हैं। अब यहां से एक और प्रश्न आता है, वह हमें एशिया के संदर्भ में भी पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं दक्षिण एशिया, कि दक्षिण एशियाई देश कौन से हैं। तो देखिए, दक्षिण एशियाई देश कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा अफगानिस्तान और मालदीव को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? दक्षिण एशिया कहा जाता था। और कई बार हमें विश्व के भूगोल में दक्षिण एशिया के संदर्भ में पूछे जाते हैं, और कई बार दक्षिण एशिया यानी विश्व के प्रमुख संगठन के जब प्रश्न आते हैं, तो दक्षिण एशिया के जो है क्षेत्रीय सहयोग संगठन के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं दक्षिण एशिया के रूप में।
भारतीय उपमहाद्वीप अफगानिस्तान तथा मालदीव को संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता। अब आपसे यदि पूछ ले कि दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं, तो दक्षिण एशिया में भारत और भारत के पड़ोसी देश जो भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है, उसके साथ अफगानिस्तान और मालदीव, ये जो देश हैं उनको संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया कहा जाता है। तो ये प्रश्न आता है दक्षिण एशियाई देश कौन से हैं, तो देखिए दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। दक्षिण एशिया के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये जो देश हैं यहां सब कौन से देश है, दक्षिण एशिया के देश हैं। यह भी क्लियर हो गया कि भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश आते हैं, जबकि दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं। अब यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछा था कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश भारत के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करता है। इस तरह के कई बार ये प्रश्न आते हैं अवस्थिति से, लोकेशन के आधार पे, कि जब हम भारत की अवस्थिति पढ़ेंगे तो उस समय हम भारत की भौगोलिक और खगोलीय स्थिति का अध्ययन करते हैं और भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश जो भारत के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करता है या भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो ऐसे कई प्रश्न आते हैं। और कैसे आते हैं, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशियाई देश मालदीव भारत से अलग होता है, वहां कौन से चैनल से अलग होता है। तो कई छोटे छोटे प्रश्न जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं, उनके प्रश्न इन्हीं आधार पे बनाए जाते हैं कि आपने सामान्य जानकारी को किस तरह से पढ़ा है। और यदि हमने सामान्य जानकारी को बहुत अच्छे से ज्योग्राफी के साथ जोड़ के पढ़ा है, सामान्य जानकारी विद्यार्थी सोचता है कि यह इतिहास की पृष्ठभूमि होगी या पॉलिटी के आधार पर पूछा जाता है, नहीं, उनको ज्योग्राफी से जोड़ के पूछा जा सकता है। और किसी भी क्षेत्र का इतिहास, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, यह सभी वहां के भौगोलिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, भूगोल की स्थिति पर निर्भर करती है। क्लियर हो गया। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए समझना, यहां जो है यहां पूरा है दक्षिण एशिया के देश। अब दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं पहले समझना। सबसे पहले तो है भारत, यहां भारत, इसके साथ भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, एक तो यहां पर है, यहां कौन सा है, पाकिस्तान, यहां है अफगानिस्तान, यहां है
नेपाल, यहां है भूटान, यहां है बांग्लादेश, यहां है श्रीलंका और यहां है मालदीव। क्लियर हो गया? यहां सभी दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं। अब देखिए प्रश्न की प्रकृति को समझना के प्रश्न आता है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। अब समझना, पाकिस्तान स्थलीय सीमा बनाता है, अफगानिस्तान सीमा बनाता है, नेपाल स्थलीय सीमा बनाता है, भूटान स्थलीय सीमा बनाता है और बांग्लादेश स्थलीय सीमा बनाता है। लेकिन श्रीलंका और मालदीव की बात करें तो यहां स्थलीय सीमा का निर्धारण नहीं करते और सामान्यतः यहां से मालदीव को विशेष रूप से पूछा जाता है। मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान इस तरह से नाम देते हैं। तो यह ध्यान रखना, मालदीव और श्रीलंका यहां भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाते हैं। पॉइंट क्लियर? इसके बाद दूसरा आता है कि भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है। तो आपने पढ़ा होगा कई बार, यहां जो अलग होता है उसे क्या कहा जाता है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला है पाक स्टेट या पाक जल पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य, यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसी तरह से यदि हम बात करें कि भारत और मालदीव के मध्य कौन सा है, 8 डिग्री चैनल या 8 अंश जल मार्ग, 8 डिग्री चैनल यह मालदीव और मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप है, भारत का जो भाग है उनको अलग करता है। तो भारत और मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। और यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के मध्य है? तो वह भारत और मालदीव के मध्य है। और यदि हम बात करें, भारत में भी लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य है और लक्षद्वीप में भी लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम द्वीप है जिसे मिनिकॉय कहते हैं, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य। हालांकि हम इनका अध्ययन जब भारत की भौगोलिक सीमाओं का अध्ययन करेंगे तो विस्तार से हम लोग इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन हमें दक्षिण एशिया के रूप में जो पूछा जा सकता है उसके बारे में चर्चा की। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय जहां वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है या अंतरराष्ट्रीय संगठन के जब प्रश्न आते हैं तो वहां से भी पूछे जाते हैं। क्योंकि जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो हमें दक्षिण एशिया के देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक संगठन की स्थापना की गई जिसे कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट में दक्षेच या सार्क के नाम से भी जानते हैं। और इसीलिए सार्क के भी कई बार प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सार्क को भी हम यहां पे अध्ययन करते हैं ताकि हमें यह क्लियर हो जाए कि सार्क को भारत के भूगोल से जोड़कर किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं सार्क की। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशिया के देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई। तो सबसे पहला प्रश्न यहां से क्या बनता है समझना कि यहां जो सार्क है इसकी स्थापना सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि सार्क, अब देखिए यहां पूरा जो एशिया है, यहां क्या है? एशिया है।
और एशिया का जो दक्षिणी भाग है, जिसे हम भारत और भारत के पड़ोसी देश आते हैं, इसे हम कहते हैं दक्षिण एशिया। क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया। और दक्षिण एशियाई देश जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये जो देश आते हैं, इन देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हैं, सामाजिक दृष्टि से हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से हैं, तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और विकास के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी, जिसे हम शॉर्ट में सार्क कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 1985 को। अब इसकी स्थापना कहां की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी ढाका, बांग्लादेश में। ढाका, बांग्लादेश में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। पॉइंट क्लियर? अब इसका मुख्यालय कहां गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। और इसका मुख्यालय नेपाल में कब बनाया गया, यानी काठमांडू में कब बनाया गया? तो 17 जनवरी 1987 को इसका मुख्यालय कहां बनाया गया था? इसका मुख्यालय बनाया गया था काठमांडू, नेपाल में। क्लियर हो गया? अब इसके सदस्य देश कितने थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश, अब इसके सदस्य देश कितने हैं, यहां भी क्लियर होना चाहिए। इसके सदस्य देश हैं, वह वर्तमान में है 8। कितने हैं? 8। अब यहां पे समझना कि जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 8 दिसंबर 1985 को जब इसकी स्थापना हुई, उस समय इसके सदस्य देश कितने थे? 7 संस्थापक सदस्य देश थे। लेकिन 8वां सदस्य देश 8वां सदस्य देश कब बना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। तो देखिए, सार्क के संस्थापक सदस्य देश कितने थे? 7। कौन कौन से थे? तो देखिए, इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये जो 7 सदस्य देश थे, यह सातों ही संस्थापक सदस्य देश थे। यानी कि जब सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, तब यह सभी सार्क के सदस्य देश थे, जिन्हें हम संस्थापक सदस्य देश कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि वर्तमान में सार्क के कितने? 8 सदस्य देश हैं। तो प्रश्न बनता है, 8वां सदस्य देश कब जो है बना, या 8वां सदस्य देश कौन सा बना? तो देखिए, बारह से
13 नवंबर 2005, 12 से 13 नवंबर 2005 को ढाका बांग्लादेश में सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना। तो वर्तमान में कितने हैं? 8। क्लियर। अब आता है कि सार्क की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए बात करते हैं उद्देश्य की, कि सार्क की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य था दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक सहयोग द्वारा विकास को बढ़ावा देना। यह भी पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनमें आपस में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग के द्वारा विकास को बढ़ावा देना। क्लियर हो गया। तो ये तो था सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इस दक्षिण या सार्क से संबंधित कुछ संस्थाओं की भी स्थापना की गई। कहां कहां की गई उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय जो सहयोग संगठन है, इसका मुख्यालय या सचिवालय तो कहां पर है? काठमांडू में। लेकिन इसका मानक संगठन का सचिवालय कहां है, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंटों को एग्जाम में पूछा था। तो अब समझना, यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सचिवालय तो कहां होगा? काठमांडू, नेपाल। लेकिन यही प्रश्न आता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का
सचिवालय। तो यह है ढाका, बांग्लादेश में। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि यदि आपसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सचिवालय या मुख्यालय पूछा जाता है तो काठमांडू होगा, लेकिन इसका मानक संगठन का सचिवालय पूछा जाता है तो वह कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश में। लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है दक्षिण एशियाई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो देखिए दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, तो यह कहां पर है? नई दिल्ली, भारत में। नई दिल्ली, भारत में। क्लियर हो गया? और इसका जो पहला शैक्षणिक सत्र है कि इसमें दक्षिण एशिया के जो सदस्य देश हैं यहां के छात्र छात्राएं जो हैं शोध कर सके, यहां से डिग्री ले सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना कहां की गई थी? नई दिल्ली, भारत में की गई। और इसका जो पहला सत्र है नहीं, इसमें शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो अगस्त 2010 में। तो यहां पर प्रथम कब शुरू हुआ था? अगस्त 2010 में यहां पर प्रथम शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई थी। और प्रथम शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र और कंप्यूटर में स्नातकोत्तर यानी कि एमए की शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। यानी कि प्रथम शैक्षणिक सत्र में अर्थशास्त्र तथा कंप्यूटर विज्ञान के में स्नातकोत्तर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो क्लियर हो चुका है। तो ये तो था पूरा पूरा हमारा जो है भारत का सामान्य परिचय, यानी कि भूगोल के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत का नामकरण कैसे हुआ और भारत के पड़ोसी देशों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है और यहां के जो विकास के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन कार्य करता है। क्लियर हो गया? अब जो हमने पढ़ा है इसको किस तरह से प्रश्न के रूप में पूछा जाता है हमें क्लियर होना चाहिए, और किस तरह से पूछा जा सकता है वह भी पता होना चाहिए। देखिए प्रश्नों की बात करें कि जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें सफलता सुनिश्चित करनी है, हम केवल कोर्स पूरा करने या सिलेबस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमें मंजिल तक पहुंचना है। और जो भी चीज हम पढ़ें उसको किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है उस तरीके से भी हमें अध्ययन करना है। देखिए हमने जो भारत के नामकरण और भारत के पड़ोसी देश जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एशिया के रूप में जानते हैं उसको किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए किस तरह से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है निम्न लिखित में से दक्षिण
एशियाई देश जो भारत के साथ भौगोलिक या स्थलीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है, जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ए अफगानिस्तान, बी भूटान, सी म्यांमार, डी मालदीव। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण एशियाई देश जो भारत के साथ भौगोलिक या स्थलीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है। तो क्लियर होना चाहिए कौन सा नहीं करता है। तो दक्षिण एशियाई देश में मालदीव आता है, लेकिन मालदीव भारत के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करता है, भौगोलिक या स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। क्योंकि भारत और मालदीव के मध्य कौन सा है, 8 डिग्री चैनल, जिसे 8 अंश जल मार्ग या जल संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है। एक और क्या पूछा जा सकता है उसकी भी बात करें। निम्न में से भारत के साथ भौगोलिक या स्थलीय सीमा करने वाला सार्क का सदस्य देश नहीं है। ए श्रीलंका, बी अफगानिस्तान, सी म्यांमार, डी भूटान। कि निम्नलिखित में से भारत के साथ स्थलीय सीमा या भौगोलिक सीमा निर्धारण करने वाला सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो अब सार्क में कितने सदस्य देश हैं, 8 है। अब उन 8 में देखा जाए तो म्यांमार जो है वह सदस्य देश नहीं है सार्क का। भारत के साथ सीमा का निर्धारण तो करता है, लेकिन यह सार्क का सदस्य देश नहीं है। म्यांमार जो है यह किसका सदस्य देश है, यह आसियान का सदस्य देश है। आसियान का सदस्य देश है, यह सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो क्लियर हो चुका होगा
कि हमने जो है भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत में के सामान्य परिचय की शुरुआत की है, जिसमें हमने भारत के नाम और इस भारत के भूभाग को क्या क्या कहा जाता है और भारत के पड़ोसी देशों को संयुक्त रूप से क्या संज्ञा दी गई है और वहां से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर हमने बात की। क्लियर हो गया? तो ये तो था आज का हमारा सेशन और इसी आज के सेशन के साथ भारत के भूगोल की हमारी शुरुआत होती है और यहां निरंतर जो है आगे चलता रहेगा, जिसमें हम हर एक टॉपिक पर विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। वहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।